तो ही गाइस, जैसा कि हमने वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि लिंगर काफी सारे लोगों के साथ में मिलकर अब बनाने लगी होती है अपने एक सुपर अलायंस को, जिस अलायंस में वाकई में काफी सारे लोग जुड़ भी चुके थे। लेकिन जब तक वो अपना ये कारनामा कर रही थी तब तक शॉ चैन उसी जगह पे जाकर वहां से चुरा लेता है लाइफ इन एक्टर को, जहाँ पर साथ ही साथ उसकी दोस्ती हो चुकी होती है लिटिल बीस्ट जिसका नाम होता है कोको उसके साथ में, जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों बन चुके होते हैं नए बेस्ट फ्रेंड। लेकिन जो ट्री मैन ट्रैप का ट्री एंसेस्टर होता है वो लिंगर के सामने आकर उसको सब कुछ बता देता है और कहता है कि शॉ चैन को यहाँ पर मेरे पास में लाओ। और जो जियो फैमिली का सेनापति होता है वो पहुंच चुका होता है किंग चैंग के पास में उससे हेल्प लेने के लिए, ताकि वो अपने यंग मास्टर को बचा सके। तो किंग चैंग उसकी हेल्प करने के लिए रेडी भी हो चुकी थी। इसके बाद अब हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर होता है प्रिंस जियो, और वहीं पर जा रहे सिपाही आपस में बातें कर रहे होते हैं ट्री मैन ट्रैप के उस ट्री एंसेस्टर के बारे में। वो कहते हैं कि कल ट्री मैन ट्रैप का एंसेस्टर सामने आ गया था और उसने दिखाई थी अपनी रियल डिवाइन पावर्स, जिसकी वजह से सभी लोगों को ये पता चल चुका है कि वो एंसेस्टर पहुंच चुका है डेमी गॉड की रियल में। लेकिन साथ ही साथ इन लोगों को पता लग चुका होता है जाओ लिंगर के भी बारे में। जो जाओ लिंगर है वो भी पहुंच चुकी है उसी ट्री मैन ट्राइब में, जिसने उन लोगों के साथ में मिलकर बनाई है अपनी एक न्यू फोर्स को। ये लोग तो इस बारे में ही बात कर रहे थे कि जाओ लिंगर ने अपने साथ में मिला लिया है अनडाइंग सेक्ट को, और अनडाइंग सेक्ट का किसी के साथ में होना यह कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, क्योंकि वो उन्हीं के साथ में मिलकर अपने एक सुपर अलायंस को बना रहे हैं। और सबसे बड़ा मिशन जो कि फिलहाल में दिया गया है वो है शॉ चैन को जान से मारना। ये लोग आपस में बातें करते हुए जाते हैं कि शॉ चैन तो वही है जिसने अपनी पावर से हमारे प्रिंस के साथ में फाइट करते हुए उनके एक हाथ को भी काट दिया था। इसी वजह से शॉ चैन को कमजोर समझने की गलती किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और ये जो बंदे होते हैं वो एक्चुअली में प्रिंस के लिए लेकर जा रहे होते हैं कुछ ड्रिंक्स को। यहाँ पर अब तभी उनके सामने आ जाता है सेनापति, जो कि ये कहने लगता है कि क्या दोबारा से प्रिंस ने अपने लिए ड्रिंक को मंगवाया है। तो वो सिपाही कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन सेनापति इन लोगों को मना कर देता है कि नहीं, तुम लोग ये ड्रिंक को नहीं ले जाओगे प्रिंस के पास में, क्योंकि अब वो खुद ही मिलने के लिए गया होता है प्रिंस के साथ में, जो कि अपने सेक्ट की एक काफी शांत जगह पे बैठा हुआ था और ड्रिंक्स पे ड्रिंक्स पीते जा रहा था। इन ड्रिंक्स की मदद से वो अपने दर्द को भुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार ये ड्रिंक्स ही खत्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रिंस जियो का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। वो बोतल्स को फोड़ते रहता है और ड्रिंक्स को मंगवाने का ऑर्डर भी देते रहता है। इसकी बोतल को फोड़ते ही तभी वहाँ पर आ जाते हैं सेनापति, जो कि उससे ये कहने लग जाते हैं कि बस भी करो, अब बहुत हुआ। लेकिन प्रिंस उससे कहता है कि जल्दी से मेरे लिए और ज्यादा वाइन लेकर आओ। सेनापति कहता है कि प्रिंस, आप ये जो भी कर रहे हो आपको वो नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज को लेकर आया हूँ। तभी सेनापति प्रिंस को दिखाता है एक बहुत ही पावरफुल स्क्रोल को, जो कि डेफिनेटली मदद कर सकता है प्रिंस जियो की। प्रिंस तो ये स्क्रोल देखते ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो ये कहने लगता है कि ये तो है असल में अनडाइंग सेक्ट का फैंटम डीमन सीक्रेट स्क्रोल। मुझे ये बताइए कि आखिर आपको ये कहां से मिल गया। सेनापति कहता है कि आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि मैंने इसको कहां से प्राप्त किया, बल्कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है आपके लिए तो वो जानना जरूरी है। आप भी ये जानते होंगे कि इस स्क्रोल के अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि ये किसी की भी बॉडी के कट चुके लिम्स को कई बार रीजेनरेट कर सकता है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत ही जल्दी इस टेक्निक को सीख भी जाओगे, क्योंकि आप मार्शल आर्ट वर्ल्ड के एक बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट हो। इसीलिए आपको देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि प्रिंस जियो तुरंत ही इस स्क्रोल की पावर को यूज करने लग जाता है अपने फायदे के लिए। लेकिन ऐसा करने के लिए और अपने हाथ को रीजेनरेट करने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा मेहनत भी करनी होगी। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है इमॉर्टल गेट के सीक्रेट लैंड को, जिसको कहा जाता है कांगमिंग प्लेटफॉर्म, जिस जगह पर हम लोग देख पाते हैं यान किंग को, जहाँ पर देवी उसके पास में उसका साथी आ जाता है और ये कहने लगता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर हमें ट्री मैन वैली की हेल्प लेनी ही क्यों है शॉ चैन को जान से मारने के लिए, जबकि ये जानते हुए कि ये जो ट्री एंसेस्टर है वो ऑलरेडी सेक्ल्यूजन में है। और वैसे भी जाओ लिंगर के पास में एक रास्ता है ड्रैगन किंग को भी ढूंढने का। तो फिर आकर हम लोग ये शॉ चैन के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? हमें तो सीधा ही जाकर ड्रैगन किंग को हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मौका हमारे पास में और कोई भी होगा। जो बात सुन के किंग चैंग उससे कहते हैं कि जरा थोड़े से चुप भी हो जाओ, तुम अपनी इन बातों से मेरी मछलियों को डिस्टर्ब कर रहे हो, क्योंकि उसके पॉन्ड के अंदर जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं उनमें कुछ शिकारी मछलियां भी थी, जिनका एग्जाम्पल देते हुए किंग चैंग ये बताने लग जाती है कि जो कोई भी एक्सीलेंट प्रीडेटर होता है वो हमेशा ही अपना शिकार करने के लिए शांत माहौल की तलाश में रहता है, क्योंकि शांत माहौल में किया जाने वाला शिकार 100% मारा ही जाएगा। शिकार होने वाले जीव को ऐसा लगता है कि वो तो बच जाएगा, उसके पास में भागने का मौका होगा, लेकिन वो धीरे धीरे करके एक ऐसे जाल में फंसता जाएगा कि इसे पता भी नहीं चलेगा कि शिकारी तो इस समय का कब से इंतजार
इंतजार कर रहा था, क्योंकि फिर पलक झपकते ही एक ऐसा हमला किया जाता है जिससे शिकार की मौत हो जाती है और शिकारी का काम भी पूरा हो जाता है। यहाँ पर जिस बड़ी मछली ने एक छोटी सी मछली को मारा होता है तो वो बंदा तुरंत ही उसको उठा लेता है अपने हाथों में, क्योंकि केवल एक झटके के साथ में मारी जा चुकी थी। किंग चैंग बताती है कि इस बेईमान दुनिया में कभी भी इतने ज्यादा इनोसेंट मत बनो कि लोग उसे तुम्हारी कमजोरी समझ के तुम्हें ही जान से मार दें। और कभी कभी बड़ी चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ही बड़ी लक की भी जरूरत होती है, क्योंकि अगर लक हमारे साथ में नहीं होगा तो हम हाथ में आ चुके ट्रीजर को भी गवा देंगे। और साथ ही साथ हमें कभी भी दूसरों पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, हमेशा ही अपने एक फुल प्रूफ प्लान के साथ में तैयार रहना चाहिए अपने शिकार के लिए। मेरी इस बात को याद रखो कि जब तक फल पक नहीं जाता उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर या तो वो खराब हो जाएगा या फिर हम उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिससे कि वो बंदा कहने लग जाता है कि ठीक है, अब मैं समझ चुका हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं खुद ही शॉ चैन को अपने हाथों से जान से मारूंगा, क्योंकि ऐसा करने की वजह से हमारी जो ट्री मैन ट्राइब के साथ में अलायंस हो चुकी है उसको कायम रखा जा सके और वो हमारे ऊपर भरोसा भी कर सके। जिससे कि किंग चैंग ने उसे अपनी बात को काफी अच्छे तरीके से समझा भी दिया था। जिस काम को करने के बाद अब वो पहुंच जाती है खिड़की के किनारे पर और फैला लेती है अपने विंग्स को, और ये नजारा भी देखने में काफी कूल होता है। लेकिन किंग चैंग का ये विंग्स को फैलाते हुए नजारा देखकर तभी उस बंदे को अपना पुराना वक्त याद आने लगता है जब उसने अपने क्लेन के नियमों को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से उसके क्लेन का डिवाइन मार्क भी छीन लिया गया था और उसके ऊपर एक ऐसा टैग लगा दिया जाता है कि अब ये बंदा कभी भी उनके क्लेन में आ नहीं पाएगा, जिसे हमेशा हमेशा के लिए डेमी गॉड ब्लड लाइन से बाहर निकाल दिया जाता है और फेंक दिया जाता है मरने के लिए। वो मरने के लिए तो जा ही रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी मदद की होती है किंग चैंग ने। वो उसके सामने एक गॉडेस के रूप में आती है और ये कहती है कि ये दुनिया कभी भी टैलेंटेड लोगों के टैलेंट को सराहना ही नहीं जानती है, लेकिन अब क्योंकि तुम्हारे खुद के ही क्लेन ने तुम्हें बाहर निकाल दिया है तो फिर क्यों ना तुम इस मौके का फायदा उठाओ और जन्म लो दोबारा से, जिसके लिए तुम्हें मरना तो नहीं पड़ेगा लेकिन एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। जिस वक्त से उसने भी सोच लिया था कि वो आगे चलकर खुद को बनाएगा एक गॉड, इसी वजह से उसी वक्त से ये बंदा हमेशा हमेशा के लिए किंग चैंग का गुलाम बन चुका था। वो कहता है कि अगर मुझे आपका हुक्म मानने के लिए अपनी जान भी गंवानी पड़े तो भी मैं वो कर दूंगा। मैं आपके लिए जो भी कर सकता हूँ मैं वो हर चीज करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ से अब तुरंत ही किंग चैंग अपने विंग्स को फैलाते हुए तुरंत ही उड़कर चली जाती है, जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शॉ चैन के साथ में कोको को, क्योंकि शॉ चैन अपने तीनों ही घोस्ट फ्रेंड्स को डाल देता है एक छोटे से पॉन्ड के अंदर और उसी के अंदर वो डालने वाला होता है लाइफ नेक्टर को। शॉ चैन कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि लाइफ नेक्टर की पावर की मदद से मेरे ये तीनों ही दोस्त जल्द से जल्द रिकवर भी हो जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी ऐसा ना हुआ तो उसे इसके लिए और कोई रास्ता भी निकालना होगा। जिससे कि शॉ चैन तुरंत ही थोड़े से लाइफ नेक्टर को डाल देता है उसी पानी के ही अंदर। लाइफ नेक्टर के उस पानी में डालते ही जो छोटी छोटी फूलों की कलियां होती हैं वो अपने आप ही खिलने लगती हैं। मानो देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें एक नया जीवन मिल चुका हो। उस पानी के अंदर से कुछ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल क्रिएचर्स भी बाहर निकलने लगते हैं, जो नजारा देखते ही अब आँख खुल जाती है कोको की। लेकिन अभी वो इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। शॉ चैन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अभी तक लाइफ नेक्टर का असर उसके दोस्तों के ऊपर क्यों नहीं हुआ, जहाँ पर अब तभी अचानक से ही हो जाता है करिश्मा और जो घोस्ट के बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके अंदर अपने आप ही जान भी आने लगती है, जिसकी वजह से वो जहाँ से भी टूटे हुए थे वो अपने आप ही जुड़ने भी लगते हैं। जो नजारा देखकर तो शॉ चैन भी शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है कि फाइनली ये काम कर गया। यहाँ तक कि इसके साथ साथ उन तीनों ही घोस्ट की स्पिरिचुअल फायर भी एक्टिवेट हो जाती है जो कि बुझ चुकी थी, जिसकी वजह से फाइनली इन तीनों के अंदर जान आ जाती है और तभी एक स्पिरिचुअल फ्लावर तभी पानी के अंदर से बाहर निकलता है और उन तीनों की बॉडी को ही रिफाइन करने लगता है। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये तीनों के तीनों का पावर लेवल भी बढ़ते जा रहा हो, और एक्चुअली में होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये तीनों के तीनों वापस से जिंदा तो हो ही चुके थे, जिसके साथ साथ तीनों की ही स्पिरिचुअल फायर भी एक्टिवेट हो जाती है और वो जिंदा हो जाते हैं। जो तीनों ही अब शॉ चैन के सामने एक काफी शानदार एंट्री भी मारते हैं, जिन लोगों को देख के शॉ चैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उनसे कहने लगता है कि फाइनली तुम लोग रिकवर हो चुके हो, जिसके साथ साथ इन लोगों का लेवल भी बढ़ चुका होता है और ये लोग पहुंच चुके होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के थर्ड स्टेज में, जिससे शॉ चैन लाइफ नेक्टर की असली पावर के बारे में जान चुका था कि ये कितनी ज्यादा अमेजिंग चीज है। ये तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए शॉ चैन का शुक्रिया अदा करने लगते हैं, उसको गले लगा लेते हैं। शॉ चैन कहता है कि ठीक है मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन इन लोगों की बातचीत और हलचल को देख के तभी कोको की आंख खुल जाती है। लेकिन जैसे ही वो तीनों ही घोस्ट देखते हैं कोको को तो वो लोग तुरंत ही नीचे गिर जाते हैं और मरने का नाटक करने लगते हैं। शॉ चैन उन लोगों को बता ही रहा था कि ये मेरा दोस्त
दोस्त है जो कि मुझे मिला था लाइफ नेक्टर को लेते हुए और इसका नाम है असल में कोको। लेकिन शॉ चेन अपने तीनों ही दोस्तों को देख के डर जाता है। उसे लगता है कि शायद ये लोग दोबारा से मर चुके हैं। वो लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा था कि जाग जाओ दोस्तों, आखिर अब तुम्हें क्या हो गया। और कोको इन लोगों की ये बातचीत को देख के दोबारा से सो जाता है। तभी किंग यामा अपनी आंखों को खोलता है जिसको देख के शॉ चेन भी शॉक हो जाता है। उसे खुद भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये तीनों के तीनों मरने का नाटक ही क्यों कर रहे थे। ये तीनों उठते हैं और शॉ चेन को अपने साथ में साइड में ले जाते हैं। शॉ चेन किंग ऑफ रीइंकार्नेशन से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं गया था उस वैली के अंदर और तुम्हारी वजह से ही मैंने उस ट्री को भी चुराया था। अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम तीनों के तीनों पहले से इस बात के बारे में जानते थे कि उस ट्री का ओनर था वही कोको, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों की वजह से एक चोर बना और उस ट्री को भी चुराया। किंग यामा से पूछता है कि मुझे बताओ जरा कि आखिर तुमने मुझसे ये सब कुछ क्यों करवाया, जब तुम जानते थे कि इसकी वजह से वो गुस्से में आ जाएगा, फिर भी आकर ऐसा क्यों करवाया। लेकिन जैसे ये लोग कोको की आवाज को सुनते हैं तो दोबारा से मरने का नाटक करने लगते हैं। चेन इनसे कहता है कि अब बस भी करो, मरने का नाटक करना छोड़ दो। मैं उस लिटिल ट्री को चुराने का सारा इल्जाम अपने ऊपर लेता हूँ, चिंता मत करो। और वो छोटा सा कोको तुम में से किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अब इन लोगों का पीछा करते हुए और शॉ चेन को ट्रैक करते हुए यहाँ पर आ चुके होते हैं कुछ खतरनाक बंदे, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर लेकर आया होता है एक छोटा सा ट्री मैन। ये लोग कहते हैं कि शॉ चेन हमें इसी वैली के अंदर ही मिलेगा, जिसका अमेजिंग फाइट सीन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर।